यौगिकों के नामकरण की पुरानी पद्धति अर्थात कि रूढ़ पद्धति। किन्हीं कार्बनिक यौगिकों का नाम पुराने नियम के अनुसार कैसे रखा जाता था, क्या उनका नाम होता था और उनके नाम के और उनके गुणों में कैसा संबंध होता था, इन सारी बातों की जानकारी हमें रूढ़ पद्धति देती है। पुराने समय में किसी यौगिक का नाम उनके पाए जाने के स्रोत, रंग, गंध या किसी विशेष लक्षण के आधार पर रखा जाता था। जैसे उदाहरण के लिए एक गैस होती है CH4, ये अक्सर कोयले की खानों में पाई जाती थी और इसकी वजह से बहुत भयंकर विस्फोट हो जाता था। इस भयंकर विस्फोट के कारण सैकड़ों मजदूर मर जाते थे, इसलिए इस यौगिक का नाम रख दिया गया फायर डैम। इसका नाम है फायर डैम, यानी आग लगाने वाले दुष्ट। और यही यौगिक दलदली क्षेत्रों में पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गलने से और दलदल कीचड़ में पाया जाता था, इसीलिए इसे कह दिया गया था मार्श गैस। यानी मार्श मतलब दलदल कीचड़ होता है, अतः इसका नाम हो गया मार्श गैस। यानी आग लगाने के कारण फायर डैम और कीचड़ में पाए जाने के कारण मार्श गैस हो गया। यह यौगिक स्वाद में खट्टा होता है और ग्रीक भाषा में खट्टे को एसिटस कहते हैं, इसीलिए इस यौगिक का नाम हो गया एसिटिक अम्ल। हालांकि आज इसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं, परंतु उस समय इसका एसिटिक अम्ल नाम हुआ। लाल चींटियों के लार में एक विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है। यही वजह है कि लाल चींटियां जब हमें काटती हैं तो वहां पर दाने हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं और खुजली और जलन होने लगती है, वो एसिड की वजह से। और वो एसिड है HCOOH। लाल चींटियों को ग्रीक भाषा में फॉर्मिका कहते हैं, इसलिए इस यौगिक का नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटियों में पहली बार पाया गया था, इसी वजह से इस यौगिक का नाम फॉर्मिक अम्ल रख दिया गया। इसी तरह लकड़ी के भंजक आसवन से CH3OH, ये एक यौगिक है जो लकड़ी के भंजक आसवन से पाया गया था। लकड़ी का भंजक आसवन का मतलब हरी लकड़ियों को काट करके लोहे के बड़े रिटार्ट में रख करके और गर्म करने से गैस निकलती है और उस गैस को फिर से ठंडा किया जाता है तो एक द्रव पदार्थ प्राप्त होता है जिसमें ये यौगिक पाया जाता है। तो लकड़ी के भंजक आसवन से पहली बार मिला था, इसलिए इस यौगिक का नाम हो गया वुड स्प्रीट। वाइन एल्कोहल, शराब का मुख्य घटक CH3CH2OH। प्रत्येक पदार्थ के शराब का मुख्य घटक ये है, इसीलिए इसका नाम हो गया वाइन एल्कोहल। यानी कि शराब का मुख्य घटक होने की वजह से इस यौगिक का नाम हो गया वाइन एल्कोहल। इसी तरह दूध जब फट जाता है तो खट्टा हो जाता है और खट्टे दूध को ग्रीक भाषा में लैक्टेस कहते हैं, इसलिए खट्टे दूध में पाए जाने वाले अम्ल को लैक्टिक अम्ल कह दिया गया। सबसे पहले दूध के खट्टे स्वाद में पाए जाने के कारण उसका नाम लैक्टिक अम्ल रखा गया। ये जितने भी नाम हैं जनरली ग्रीक भाषा में लिए गए हैं। सबसे पहले ह्यूमन कल्चर या ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ था, सबसे पहले रसायन विज्ञान का विकास हुआ था, वो ग्रीक से हुआ था। वास्तव में रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं और केमिस्ट्री शब्द बना है केमिका प्लस मिस्ट्री से, और केमिका का मतलब होता है काली मिट्टी का देश और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। यानी कि काले मिट्टी वाले देश का रहस्य इस पूरे सब्जेक्ट का नाम है। यानी कि केमिस्ट्री का पूरा अर्थ हुआ काले मिट्टी वाले देश का रहस्य।
वो क्या करते थे उस समय, अभी पूरे वर्ल्ड में साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय उनकी केमिस्ट्री और उनका साइंस डेवलप था। वो दो ठंडी चीजों को मिलाकर गर्म कर देते थे। ये क्या रहता है कि ठंडी ठंडी चीजों को मिला और बहुत तेज गर्म हो जाए। वो पानी में मंत्र डाले या कुछ पदार्थ डाल के आग लगा देते थे, वो हवा में आग लगा देते थे, वो ऐसे लोहे का निर्माण कर देते जिसमें जंग ही नहीं लगता था। ऐसे अनेकों मिस्ट्रीज, वो ऐसे केमिकल का, ऐसे लेप का आविष्कार कर देते थे जिसको बॉडी पर लगाने से बॉडी कभी खराब होती नहीं, डेथ के बाद भी अपनी अवस्था में बनी रह जाती थी। ऐसे अनेक चीजें हैं और वैसे भी रसायन विज्ञान से बने सभी पदार्थ केमिस्ट्री होते हैं। आप खुद समझ सकते हैं इस बात को कि हाइड्रोजन जो गैस है वो विस्फोट के साथ जलती है और ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है, परंतु दोनों के मिलने से एक यौगिक बनता है H2 जो न जलता है और न जलने में सहायता करती है। एकदम नए गुणों वाला पदार्थ होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक मिस्ट्री जैसा ही, एक रहस्य जैसा ही है। अतः इसीलिए सभी यौगिकों का जो पुराना नाम है, पुराने समय का इनका जो नाम जो कि रूढ़ पद्धति के अनुसार है, वो सामान्यतः ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। रसायन विज्ञान में अधिकांश शब्द ग्रीक भाषा से ही लिए गए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पुरानी पद्धति अर्थात रूढ़ पद्धति में यौगिकों का नामकरण उनके पाए जाने के स्रोत, उनके किसी विशेष गुण, उनके रंग, उनके गंध आदि के आधार पर रखा जाता था। परंतु इस रूढ़ पद्धति की कुछ कमियां भी थी, जिनमें से सबसे पहली कमी है कि इनके नाम से यौगिक के अणुसूत्र की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे पहला, जैसे मान लीजिए मार्स गैस, तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसका अणुसूत्र क्या है। अगर कहते हैं फायर डैम, तो भी हमें पता नहीं चल सकता। वाइन अल्कोहल, तो बस अल्कोहल पता है पर उसका अणुसूत्र नहीं पता होगा। तो रूढ़ पद्धति की सबसे पहली कमी ये कि यौगिकों के नाम से उनके अणुसूत्र की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और इस पद्धति का दूसरा दोष ये है कि एक ही यौगिक के कई सारे नाम हो जाते हैं। चूंकि यह भाषाओं पर आधारित है, लोकल लैंग्वेजेस पर आधारित है, तो वर्ल्ड में बहुत सारे प्रकार के लैंग्वेज हैं और अनेकों प्रकार के लैंग्वेज बोले जाने के कारण एक ही यौगिक को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसलिए इन एक ही यौगिक के अनेकों नाम हो जाते थे जिसे पता ही नहीं चलता था, या फिर एक यौगिक के बारे में पूरी जानकारी के लिए सभी प्रकार की भाषाएं सीखनी पड़ेगी। तो दूसरा इसका गुण है कि एक ही यौगिक के अनेकों नाम हो जाते थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने जिनेवा में एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग की। वैज्ञानिकों ने जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय मीटिंग की और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि अब से किसी यौगिक का नामकरण किया जाएगा तो वैज्ञानिक नियमों के अनुसार, वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा। इसलिए जो नई पद्धति आई उसको जिनेवा पद्धति कहते हैं। बाद में उसी जिनेवा पद्धति का नाम IUPAC रख दिया गया। अर्थात आज की जो IUPAC पद्धति है नामकरण की, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो नामकरण है इस पद्धति को जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। चूंकि वैज्ञानिकों द्वारा नामकरण के नियम में संशोधन करने के लिए जिनेवा में मीटिंग की गई थी और जिनेवा में ही इस पद्धति का विकास किया गया था, इसलिए इस पद्धति को जिनेवा पद्धति भी कहते हैं
और उसी पद्धति को IUPAC पद्धति भी कहते हैं। तो अब सबसे पहली कंडीशन होती है यौगिकों का साधारण नामकरण। इन यौगिकों का साधारण नामकरण करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला नियम होता है बेटा साधारण नामकरण में पहला नियम होता है नॉर्मल श्रृंखला। नॉर्मल श्रृंखला किसे कहते हैं? जब कोई कार्बन यौगिक CH3 CH2 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 CH3 इस तरह एक खुली श्रृंखला के रूप में सीधा चलता रहे तो इसे नॉर्मल श्रृंखला कहा जाता है। अर्थात ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन की अनेक शाखाएं ना हो, एक सिंपल चैन के रूप में कार्बन कार्बन परमाणु जुड़कर और यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस श्रृंखला को नॉर्मल श्रृंखला कहते हैं। अब इनका नामकरण अगर करना होगा तो जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5, आगे बताऊंगा पेंटेन कैसे हुआ, लेकिन इसका नाम लिखा जाएगा N-पेंटेन। इसका अर्थ हुआ नॉर्मल पेंटेन। 5 कार्बन की श्रृंखला है परंतु ये नॉर्मल श्रृंखला है, नॉर्मल पेंटेन होगी। दूसरे नंबर पर आती है आइसो श्रृंखला। आइसो श्रृंखला ऐसी श्रृंखला जिसमें एक CH3 का होल ट्वाइस CH समूह जुड़ा होता है, ऐसी श्रृंखला को हम आइसो श्रृंखला कहते हैं। जैसे CH3 CH CH2 और CH3 और यहां पर आ जाए CH3, ये भी पेंटेन है। आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें काउंट करिए, 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन की श्रृंखला, 5 कार्बन की ये भी थी तो ये भी पेंटेन थी, और 5 कार्बन की श्रृंखला ये भी है तो ये भी पेंटेन है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर CH3 2 बार है और एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए CH3 का होल ट्वाइस CH समूह जब जुड़ा हो तो इसका नाम होगा आइसोपेंटेन, यानी इसका सही नाम लिखा जाएगा आइसोपेंटेन। तो ये नॉर्मल बता रहा था कि सीधे श्रृंखला में जुड़े हैं, और आइसो बता रहा किनारे पर CH3 के 2 समूह जुड़े हुए हैं। इसी तरह से तीसरी जो संरचना होती है, इस तीसरी संरचना को नियो श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला जब CH3 का होल थ्राइस C' समूह जुड़ा हो तो उसे नियो श्रृंखला कहा जाएगा। नियो श्रृंखला का मतलब जैसे CH3 CH3 और आगे ये भी CH3। अब देखिए इसमें भी 5 कार्बन है तो ये भी पेंटेन है, लेकिन ये नियो पेंटेन है, इसका नाम होगा नियो पेंटेन। अब देखिए CH3 3 बार है और तीनों एक ही कार्बन से CH3 का होल थ्राइस C समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इस यौगिक का नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। अतः रूढ़ पद्धति के अनुसार इनके यौगिकों के हाइड्रोकार्बनों के या कार्बनिक यौगिकों के नाम किए जाते थे, तो उनमें 3 अलग अलग श्रृंखलाएं मानी गई थी। पहली श्रृंखला थी नॉर्मल श्रृंखला, जब कार्बनिक यौगिक सीधे जुड़ते हैं एक श्रृंखला में तो नॉर्मल श्रृंखला होती है। जब 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में जुड़ते हैं तो यानी कि 2 CH3 समूह कई कॉर्नर से जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं आइसो श्रृंखला, और जब 3 CH3 समूह कई कार्बन से जुड़ जाते हैं तो इसे क्या देते हैं नियो श्रृंखला। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन, वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात ऐसे
कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, उन यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होता है एल्कीन, दूसरे नंबर पर हाइड्रोकार्बन होती है एल्कीन, और तीसरे नंबर पर हाइड्रोकार्बन जो C प्रकार की रखी गई है वो है एल्काइन। इस तरह से हाइड्रोकार्बनों को 3 भागों में बांट दिया गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल सभी कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहते हैं। ये एल्केने संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात एल्केने एक प्रकार की संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनकी क्रियाशीलता अन्य एल्केन हाइड्रोकार्बनों से कम होती है। ये एक बार यौगिक बनाने तो अस्थायी रूप से यौगिक बनाती है। दूसरे नंबर पर होती है एल्कीने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी इनके श्रृंखला में कम से कम एक द्विबंध होता है। एक द्विबंध होने से इन्हें एल्कीन कहते हैं। ये असंतृप्त प्रकार की हाइड्रोकार्बन होती हैं। ये थोड़ी रिएक्टिव होती हैं इनकी तुलना में, यानी कि एल्केनों की तुलना में इनकी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है। ये तेजी से क्रिया कर लेती है, कम ताप पर और कम उत्प्रेरक की क्षमता पर भी ये आसानी से क्रिया कर लेती हैं। और तीसरी होती हैं एल्काइने। एल्काइनों में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, अर्थात कार्बन और कार्बन के बीच में एक त्रिबंध बना होता है। ये भी एक असंतृप्त प्रकार की एल्काइने होती, हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनकी क्रियाशीलता इनसे भी अधिक होती है, अर्थात सबसे तेजी से क्रिया करती हैं एल्काइने। ये जो होती हैं एल्केने, इनका सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए IUPAC में एन शब्द जुड़ता है। इन्हें एल्केन के नाम से जाना जाता है। और ये जो डबल बॉन्ड होता है, इस डबल बॉन्ड वाले को लिए ईन शब्द जुड़ता है। जब IUPAC नामकरण किया जाएगा तो इनमें ईन शब्द जुड़ेगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जुड़ता है, इनके लिए आइन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब IUPAC नाम लिखा जाएगा तो आइन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एल्केने जो होती है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अर्थात n अगर नंबर ऑफ कार्बन है तो 2n+2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। जैसे CH4 में कार्बन 1 है तो CH, n मतलब एक कार्बन है तो यहाँ 2n यानी 2 × 1+2 यानी CH 2 × 1 2, 2 + 2 यानी कि 4, CH4 बन जाता है। इसी तरह ये फॉर्मूला प्रत्येक एल्केन के लिए परफेक्ट होता है। प्रत्येक एल्केने इसी फॉर्मूले को फॉलो करती है। लेकिन अगर आप एल्कीन की बात करते हैं तो कोई एक निश्चित सामान्य सूत्र नहीं हो सकता है। इसका कारण है एल्कीनों में कार्बन इस तरह से संयोजकता है। एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है। अब इस कार्बन की देखा जाए तो एक संयोजकता कंप्लीट है, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस पर हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया और इस पर हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस तरह से यह एक यौगिक बना। ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये एल्केन है। CnH2n+2 फॉर्मूले को ये फॉलो करेगा। लेकिन यदि इसमें यहाँ पर एक द्विबंध बढ़ा दिया, एकल बंध बढ़ा के इसे डबल बॉन्ड कर दिया जाए तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन। अगर यह द्विबंध हो जाता है तो दोनों कार्बन की एक संयोजकताएं कम करनी पड़ेगी। तो एक बंध बनाने पर हमें 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ा है।
और एक बंध बनाने पर जब आपने 2 हाइड्रोजन कम किया है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस एल्केन के सामान्य सूत्र में से 2 घटा लीजिए। 2 घटा लेंगे तो इस एक बंध वाले एल्कीन का जो सामान्य सूत्र प्राप्त हुआ वो हुआ CN। दो कार्बन वाले एक डबल बॉन्ड वाले एल्कीन का सूत्र यहाँ 2 कम कर देंगे तो मिल जाएगा CnH2n, और यह माइनस कर दिए तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो बस सूत्र प्राप्त होगा CnH2n। लेकिन इसके आगे एक और अगर डबल बॉन्ड बढ़ा देंगे तो 2 और हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो 2n-2 होगा, और अगर बढ़ाते हैं तो 2 और हाइड्रोजन कम होंगे। इस तरह ये जो फॉर्मूला मिलता है आपको जनरली एक द्विबंध वाले एल्कीन का सूत्र बताया जाता है। उसके बाद जितने बार डबल बॉन्ड बढ़ते रहे उसके 2 गुना हाइड्रोजन को कम करेंगे तब उसका सूत्र आएगा। अतः सामान्य सूत्र में केवल एक द्विबंध वाले एल्कीन का सामान्य सूत्र बताया जाता है। तो एक द्विबंध वाले एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। अब जितनी द्विबंध, ऐसा नहीं है कि उसमें 2 द्विबंध आ जाए तो एल्कीन नहीं है। एल्कीनें अनेकों प्रकार की हो सकती हैं, 2 द्विबंध वाली, 3 द्विबंध वाली, 10 द्विबंध वाली, लेकिन हर बार उसका सूत्र बदलता रहेगा। इसलिए केवल एक द्विबंध की शुरुआत होती है एल्कीन की, इसलिए केवल एक द्विबंध वाला सूत्र ही बताया जाता है CnH2n।